नमस्कार दोस्तों, सुंदरम अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लोग एमपीपीएससी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। एमपीपीएससी के सिलेबस में हम लोगों ने सेकंड पेपर उठाया। अभी सेकंड पेपर को मेंस का, ध्यान दीजिएगा, मेंस का सेकंड पेपर और सेकंड पेपर का पार्ट बी का टॉपिक नंबर 4 सोशल सेक्टर, और उसी के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक था कुपोषण। तो कुपोषण का एक वीडियो हमने बनाया, आप लोग उसको देख सकते हैं। पूरा वीडियो है कुपोषण के कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कुपोषण को दूर करने के जो प्रयास थे, उस दूर करने के प्रयास में दो प्रयास हम लोग को करना था, एक निजी प्रयास और एक सरकार के द्वारा किए जाने वाला प्रयास। निजी प्रयासों के अंतर्गत हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए कई तरीके अपनाए गए। ठीक है, इस वीडियो में, इस भाग में हम लोग यह देखेंगे कि कुपोषण को दूर, आपके सिलेबस में लिखा है कि कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की पॉलिसीज़ हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक है। टॉपिक लिखता हूँ, फिर एक मैं आपको फ्लो चार्ट बनाता हूँ। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास, इसको आप ऐसे भी समझेंगे, कुपोषण निवारण के लिए सरकारी नीतियां अथवा पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम। ठीक है, तो यही टॉपिक है ये, क्या, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम। पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम। ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का कुपोषण को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास या सरकार के द्वारा सरकारी कार्यक्रम जो है पूरक पोषण उपलब्धता के लिए वो कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, वो हम लोग को देखना है। इसको हमने दो सेक्शन में बांट दिया है। एक सेक्शन वो हम लोग पढ़ेंगे जो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पूरा भारत में चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, केंद्र सरकार की नीतियां या केंद्र सरकार के कार्यक्रम या केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास। दूसरे भागों में क्या लिख लेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास। ठीक है, दो सेक्शन में हम लोग इसको बांट करके देखेंगे। क्लियर? हमारे चर्चा का विषय है दोनों सरकार। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं प्रवर्तित कर रखी हैं, तो हम लोग दोनों को देखते हैं। तो लेकिन पहले नंबर पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कुपोषण को दूर करने के लिए या कुपोषण निवारण के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केंद्र सरकार का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, कार्यक्रम। किसके लिए? पूरक पोषण उपलब्ध कराने के लिए। किसके लिए? कुपोषण को दूर करने के लिए। किसके लिए? खाद्य उपलब्धता के लिए। किसके लिए? स्वच्छता बढ़ाने के लिए। ये इसमें सारे डायमेंशन आ जाएंगे। इसमें वो डायमेंशन दिया जाएगा जो स्वच्छता से रिलेटेड है, इसमें वो डायमेंशन दिया जाएगा जो पूरक पोषण की उपलब्धता से रिलेटेड है, इसमें वो डायमेंशन दिया जाएगा जो इससे रिलेटेड है, खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, जो पीडीएस से रिलेटेड है ना, आंगनबाड़ी, आईसीडीएस, है ना, एनआरएचएम, एनयूएचएम, वो सब डायमेंशन इसमें आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मुख्य स्कीम है उनको हम लोग मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। जो कुछ ऐसी स्कीम है जिनको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा, पढ़िएगा, लेकिन मैं यहाँ पे पहले वो सारी स्कीम बताने जा रहा हूँ जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। किसके लिए? पूरक पोषण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो पहली स्कीम है, ईयर बाय ईयर मैं लिखता जाऊँगा यहाँ, आईसीडीएस, फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट
सर्विसेज। हिंदी में इसको लिखेंगे एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है, हिंदी में एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो है ये 2 अक्टूबर 1975 को चलाई गई योजना, ठीक है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। हमें यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या जानना है, इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे कि ये योजना जो है तो कब चलाई गई? 2 अक्टूबर 1975 को चलाई गई। कौन सा विभाग चलाया? तो ये जो है तो जो हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय है ना, उस विभाग की योजना है। केंद्र सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय की योजना है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल से देखेंगे ICDS के बारे में थोड़ा सा। अभी हम लोग पढ़ते हैं ICDS के बारे में। दूसरी योजना क्या है, पहले हम सारी योजनाओं को देख लेते हैं एक साथ। दूसरी योजना जो है वो है मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना जो है, इसको हम लोग देखेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। इसके 2 भाग, नेशनल हेल्थ मिशन के 2 भाग, एक भाग NRHM और एक भाग क्या? NUHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये 2 भाग हो गए। चौथा हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष। आज डिटेल से मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सब आपको बहुत रेयर नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। 5वां क्या है? सबला योजना, केंद्र सरकार की प्रवर्तित योजना है सबला योजना। तो सबला योजना आ गया। अगला क्या है? अगली एक योजना है, इधर लिख रहा हूँ, क्या? राष्ट्रीय शिशु केंद्र योजना। राष्ट्रीय 5 थे ना, 6, राष्ट्रीय शिशु केंद्र योजना। इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। 7वां क्या है? 7वां है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक। इसी में 8वां आप कह सकते हैं आंगनबाड़ी द्वारा चलाया जाता है भजन दिवस, ठीक है। आंगनबाड़ी हमने नाम लिया तो ये आंगनबाड़ी ICDS में भी हम लोग पढ़ते हैं, ICDS के अंतर्गत आंगनबाड़ी ही है, ठीक है। जैसे NRHM और NHU पढ़े, नेशनल हेल्थ मिशन में, तो इसमें 2 कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जैसे आशा और उषा पढ़ लेंगे। तो आशा और उषा ये भी सब क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुपोषण को दूर करने में सहायता दे रहे हैं, ठीक है। तो आंगनबाड़ी के अंतर्गत ही वजन दिवस कार्यक्रम चलाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चलाया जाता है, राष्ट्रीय शिशु केंद्र योजना खोली गई है, सबला योजना खोला गया है किशोरियों के लिए, मिशन इंद्रधनुष चल रहा है बच्चों और महिलाओं के लिए, ठीक है। ये तो हेल्थ मिशन आप समझते हैं, मिड डे मील। तो इन सबको हम लोग इसी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, समझ गए होंगे। इसका डिटेल हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ICDS, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा ग्राफ में बना के बता दूंगा आपको, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, ठीक है ना, कुपोषण को दूर करने के लिए या पूरा पोषण उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ICDS के बारे में डिटेल से। पहले ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, क्लियर। इसके बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ लेना है ये देख लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि ICDS क्या है, ICDS क्या है। दूसरा, ICDS प्रारंभ कब हुई, कब से चलाई गई। तीसरा, इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है ये हमें जानना है। चाहे आपसे 3 अंक वाले प्रश्न पूछे, चाहे आपसे 6 अंक या 5 अंक वाले प्रश्न पूछे, चाहे आपसे 15 अंक या 11 अंक वाले प्रश्न पूछे, 19 और 20 दोनों के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कब चलाई गई, इसका मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय कौन सा है, इस ICDS का उद्देश्य क्या था, क्या है, किस गोल पे चल रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इसके उद्देश्य के साथ साथ इसके घटक पढ़ लेंगे कि इसके कौन कौन से घटक है, कंपोनेंट हैं ICDS के। तो पहली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ कब, तीसरी चीज़ इससे रिलेटेड मंत्रालय, चौथी चीज़ उद्देश्य क्या है,
पांचवा घटक कौन कौन से हैं, और छठी चीज लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे योगदान इसका क्या रहा इसमें कुपोषण निवारण में। कुपोषण निवारण में इसका क्या योगदान था, क्या यह लास्ट में समालोचना, क्या यह कुपोषण निवारण में सफल हो पाई या नहीं। ठीक है ना, इतनी चीजें हम लोग विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपका एकीकृत बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ डेटा रहेंगे, उन डेटा को भी इकट्ठा कर लेना है, लेकिन मुख्य जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा कि ICDS किसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं कि ICDS जो है वो क्या है, एक इसका पूरा नाम एकीकृत बाल विकास योजना है। तो इसी से निकल कर आता है कि बालकों के समग्र विकास के लिए चलाई गई, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। ठीक है, बाल विकास योजना है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या है, ये है ना, बाल विकास योजना है। बाल विकास है तो मतलब ये आपको ये जानना चाहिए कि बच्चे के इंटीग्रेटेड मतलब समग्र विकास के लिए योजना है, समग्र विकास के लिए योजना है। और बाल विकास है तो किस उम्र के बच्चे, तो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना है। कौन से बच्चे, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते, शुरू में ये किया गया 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा और कौन शामिल है, इसके अलावा इसमें शामिल है वो महिलाएं जो गर्भवती हैं और वो महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं। तो ये 3 इसके लाभार्थी हैं। यहीं से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभार्थी बनाया गया है। अब रही बात, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, क्या किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, क्या करते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, निःशुल्क पूरक पोषण उपलब्ध कराने की योजना है। डिफाइन करना हो तो ICDS महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए यहीं पे कौन सा मंत्रालय, दूसरा हमारा सवाल था मंत्रालय कौन सा, तो मंत्रालय जो है वो क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई निःशुल्क पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई योजना है, जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभार्थी बनाया जाता है। ये इसका परिचय हुआ। ICDS के तहत अब कब खोला गया ये हमने शायद बता दिया है, 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया। ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम रखा गया है वो मुख्य रूप से इसका जो क्राइटेरिया रखी गई है, जो चीज़ें रखी गई हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है, इसमें हेल्थ रखा गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें न्यूट्रिशन रखा गया है, पोषण रखा गया है। ठीक है, तीसरा क्या रखा गया है, एजुकेशन। तो ये 3 चीज़ों को लेकर चलती है, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन मतलब पोषण और एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन को लेकर के चलने वाली यह योजना है। क्लियर, क्या है, बड़े अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी के तहत क्या करते हैं, ICDS के तहत ही 1975 में ही आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई। ठीक है ना, तो आंगनवाड़ी 1975 में योजना शुरू हुई। आंगनवाड़ी सहायता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। क्लियर है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले। जैसे कब प्रारंभ हुई, तो हमने लिख दिया था यहाँ पे 2 अक्टूबर 1975। किस मंत्रालय से रिलेटेड है तो ये भी आपको पता चल गया। अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है, ICDS का क्या उद्देश्य है। एम क्या है ICDS के उद्देश्य। ठीक है, ICDS के क्या उद्देश्य हैं, ICDS के मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हमने कहा कि इसके उद्देश्य के आइडियोलॉजी में 3 चीजें हैं। एक है हम हेल्थ, दूसरा है क्या, न्यूट्रिशन, और तीसरा क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन किसको, एजुकेशन 0 से 6 ईयर वाले बच्चों को, अर्थात प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। हेल्थ मतलब हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना है।
ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब हमें पोषण पर ध्यान देना है। अभी हमने बताया कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण से है और पोषण का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। और तीसरा एजुकेशन, जो पोषण से भी जुड़ा हुआ है और हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, उसको देखेंगे। इसी के लिए किसको लाभार्थी बनाया गया? 3 कैटेगरी के लाभार्थी बनाए गए। कौन कौन से? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, महिलाएं वो जो गर्भवती हैं और स्तनपान कराती हैं। तो इस प्रकार से ये ICDS का उद्देश्य, इन्हीं को ये पहुँचाना है। तो चलिए कुछ उद्देश्यों को इनको पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। पहला इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना। आपको लिखना है मेंस में, इसलिए मैं डिटेल से कर रहा हूँ। क्या? स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है? इसका दूसरा उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण उपलब्ध कराना। पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री आहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसकी किसी व्यक्ति में कमी होती है और वो बाहर से लेता है, तो ऐसे आहार को पूरक पोषण कहते हैं। तो पूरक पोषण आहार कराता है, उपलब्ध कराता है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये योजना जो है तो न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड है, साथ साथ ही किसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक जो विकास है बच्चे के, उसको सुनिश्चित कराने की योजना है। ठीक है। एजुकेशन जुड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराना। प्री प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराना। प्री प्राइमरी शिक्षा किस लिए उपलब्ध करा रहे हैं? प्री प्राइमरी एजुकेशन क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? ताकि बच्चे का समुचित विकास हो सके, समुचित विकास हो सके। तो बच्चे के समुचित विकास के लिए यह योजना मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन भी इसके तहत से दिया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है इसके? 1 2 3 4 और क्या उद्देश्य है? और इसके उद्देश्य हैं कि जो जन्म मृत्यु समंक है, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स उसको सुधारना। जैसे मृत्यु दर को सुधारना, शिशु मृत्यु दर को सुधारना, बाल मृत्यु दर को सुधारना, मातृ मृत्यु दर को सुधारना, और जो आपका वृद्ध दर है उसको नियमित करना। इस प्रकार से जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका, तो उसको सुनिश्चित करना। ठीक है। और मातृत्व क्षमता को विकसित करना, बच्चों को कुपोषण से बचाना, अल्टीमेटली मानव संसाधन का समुचित विकास करना। तो ये ICDS के उद्देश्य के अंतर्गत आप ये 5-7 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। आइए जल्दी से हम लोग यहाँ पे ICDS के घटकों के बारे में देख लेते हैं। ICDS के घटक की बात करें, घटक का मतलब है इसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, सर्विसेज ऑफ ICDS। मुख्य रूप से 3 ही हैं, लेकिन और हम लोग जितना हो सकता है, जो इसका पूरा ब्रॉड दायरा हो सकता है उस दायरे को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ICDS के मुख्य रूप से 6 घटक हैं, 6 कंपोनेंट है। उन 6 कंपोनेंट्स में पहला क्या है? पहला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब पूरक पोषण देना, ये इसका पहला घटक है। दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए? अनौपचारिक शिक्षा प्री प्राइमरी बच्चों के लिए, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तीसरा इसका क्या घटक है? तीसरा घटक है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। चौथा क्या घटक है? चौथा इसका जो मुख्य घटक है वो है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मजबूत करना। ठीक है ना, इसके माध्यम से इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है। हेल्थ चेकअप, हेल्थ सुधारना। यहाँ पे हेल्थ चेकअप जैसे BP, शुगर आदि बच्चे का वजन, ठीक है ना, उसका शारीरिक विकास, BMI वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेफरल सर्विसेज।
छठवां, रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि किसी गर्भवती महिला को कोई समस्या है तो उसको रेफर किया जाएगा। किसी स्तनपान कराने वाली बच्चे को माँ को समस्या है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा, सूचना दी जाएगी सरकार को, सरकार की सूचना को इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे सर्विसेज को हम लोग रेफरल सर्विसेज कहते हैं। तो रेफरल सर्विसेज भी कामगर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ICDS के ये 6 उद्देश्य हैं, 6 घटक हैं। अगला हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि ICDS की भूमिका क्या है। ICDS की जो भूमिका है, ICDS की भूमिका, योगदान, महत्व, कुछ भी समझ लीजिए इसको। ICDS की भूमिका किसमें? कुपोषण को दूर करने में। किसमें? समाज में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन में। तो इसमें ICDS की क्या भूमिका है ये हम लोग को समझना चाहिए, ठीक है ना। तो ICDS के कारण क्या हुआ है? ICDS के कारण जो कुपोषण की दर थी वो क्या हुई? कम हुई है। कुपोषण की दर कम हुई है इतनी कि 50% जो स्टंटिंग वाले बच्चे थे वो कम हो गए हैं ICDS के संचालन के कारण। मतलब जिनका भार संतुलित नहीं था लंबाई के हिसाब से, ठीक है ना, वो इसके माध्यम से पूरा किए गए। 40% ये आंकड़े आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, है ना, कम किया गया है। 40% कम हुए हैं अंडरवेट वाले बच्चे। क्लियर? इसके कारण 33% इसके कारण जो 33% महिलाएं हैं, मतलब अब केवल 33% महिलाएं हैं जो अंडरवेट का शिकार हैं, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का शिकार है। भारत में 80% बच्चों को लक्ष्य था पहुंचाना जो एनीमिया के शिकार हैं, है ना, रक्ताल्पता के शिकार हैं, उन बच्चों तक पहुंचाने का लक्ष्य था। तो ICDS ने क्या किया है? ICDS ने इन सारे क्षेत्रों में कार्य किया है, ठीक है ना। 80% बच्चे और लगभग 56% महिलाएं हैं जो एनीमिया के शिकार है भारत में, उन तक ये योजना पहुंच रही है और इनके निवारण में ये योजना कारगर साबित हो रही है, ठीक है। तो योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, इसके कारण इसी के कारण ICDS के कारण ही बच्चों को पोषण पहुंच पा रहा है, न्यूट्रिशन पहुंच पा रहा है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच पा रहे हैं, जानकारी पहुंच पा रही है। तो एक लंबा चयन है जो समाज में व्यक्तिगत स्तर पर कुपोषण को दूर करने का अच्छा प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। इसके जो मुख्य घटक आंगनवाड़ी है, तो आंगनवाड़ी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आंगनवाड़ी के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब कहीं ना कहीं कुपोषण, स्टंटिंग, अंडरवेट, ओवरवेट, महिलाओं की समस्या, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की समस्या, प्रसूता महिलाओं की गर्भस्थ महिलाओं की समस्या, किशोरियों आदि की समस्याओं के निवारण के लिए सक्रियता से भागीदारी दे रहा है या भागीदारी निभा रहा है। लेकिन हम जब इसकी समालोचना करेंगे तो इन महत्वों के साथ साथ ये बताएंगे कि ICDS के जो लक्ष्य थे, जो गोल थे, वो अभी सही पूरे नहीं हो पाए हैं। मतलब कार्यक्रम की जो पहुंच है वो बहुत सीमित है। कार्यक्रम की पहुंच इतनी सीमित है कि इसके बाद भी अभी भी भारत में 33% महिलाएं जो हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 80% महिलाएं बच्चे रक्त अल्पता और 56% महिलाएं जो हैं तो एनीमिक हैं। तो कहीं ना कहीं ICDS अपने पूरे उद्देश्यों को अभी प्राप्त नहीं कर सका है, ठीक है। इसमें इसके कुछ रीज़न हैं क्यों नहीं पहुंच चुका है। तो ICDS की जो योजनाएं हैं उसमें जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो अवसंरचनाएं हैं वो बहुत मजबूत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होने के कारण इनकी निर्भरता प्राइमरी स्कूलों पर ज़्यादातर बनी रहती है, ठीक है। इसमें जो मैन पावर है, जो बच्चे मतलब काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा दक्ष नहीं है और ज़्यादा संख्या में नहीं है, ठीक है। इनकी जो कार्य की दक्षता है वो कम है, दक्षता कम है। जो सामग्रियां हैं क्वालिटी उनकी कम है और उनकी क्वांटिटी कम है सामग्रियों की, ठीक है। और
जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम है, अर्थात आईसीडीएस की कुछ कमियां हैं। उन कमियों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी संरचनाएं नहीं हैं, श्रमिक मतलब जो कार्यशक्ति कार्य पावर होता है, जो मैन पावर होता है, लोगों की कमी है, दक्ष कार्य क्षमता वाले लोग नहीं है, या है भी तो उनको पारिश्रमिक कम दिया जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसमें जो सामग्री दी जाती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर्याप्त नहीं है। इन सारी समस्याओं के चलते आईसीडीएस अपने संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया है, और इसी का दुष्परिणाम यह है कि अभी भी भारत में कुपोषण, स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, ओवरवेट, महिलाओं की समस्या, ये सब अभी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आईसीडीएस के कारण इसी में हमें कुछ और भी बातें दिखा देनी है, जैसे हमें ये देखना है कि कहाँ अच्छे रिजल्ट आ गए, कहाँ बुरे रिजल्ट रहे, ठीक है ना। तो जैसे आईसीडीएस का अच्छा परिणाम हुआ गुजरात में क्या अच्छा परिणाम हुआ, यदि हम लोग गुड देखें, समालोचना के निष्कर्ष में बताएंगे कि हालांकि ऐसा है, इन सारी बातों के बावजूद इसके मिले जुले परिणाम रहे। मिले जुले परिणाम में अच्छे परिणाम आए गुजरात में, गुजरात ने इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया, इसलिए वहाँ अच्छा परिणाम देखने को मिला, ठीक है। गुजरात में 2007 में 33% कुपोषण था, ठीक है। तो ये 2013 में आईसीडीएस के प्रभाव के कारण 25% हो गया, तो 25% तक पहुंच गए। 33% से निश्चित रूप से बहुत कम हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से गुजरात में ही अब जो कुपोषित जो बच्चे हैं, है ना, जो बहुत ही कुपोषित बच्चे हैं, जिनको सेवियर माल न्यूट्राइज्ड चाइल्ड कहा जाता है, उनकी संख्या जो है 1.6% ही बची है। ये एक उपलब्धि है, ठीक। इसी प्रकार यदि हम लोग बैड की बात कर लें तो एमपी और बिहार एमपी 2 जगह अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिति बुरी है, ठीक है ना। तो अभी भी बिहार में लगभग 82% बच्चे माल न्यूट्रिशन से शिकार हैं। इसी प्रकार एमपी में 54% बच्चे जो हैं तो कुपोषित हैं, ठीक है। इस प्रकार से इंडिया के डेटा हम लोग देखें तो इंडिया में जो हमारा GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, वो बहुत कम है, ठीक। तो इस प्रकार यदि हम लोग यहाँ पे पूरे इंडिया का यदि हम लोग देखें कि जो हमारा कुपोषण है वो 41% के लेवल पर है, तो कई तरीके की बातें हैं इसमें। तो हमें परिणाम स्वरूप यह दिखाना है कि इन सबके बावजूद आईसीडीएस में भी बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार को और कदम उठाने पड़ेंगे, ना केवल सरकार को बल्कि जनता को भी इसमें सहभागिता देना होगा, ठीक है। ये एक योजना थी। इसमें आंगनबाड़ी की कुछ बिंदु हैं जिनको आप लोग तैयार करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना MDM के बारे में, ठीक है। इतना हम लोगों ने आईसीडीएस के बारे में पढ़ा। आईसीडीएस से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। हम अगले चरण में देखते हैं MDM मिड डे मील के बारे में। तो हम लोग समझते हैं MDM के बारे में। MDM अर्थात मिड डे मील। तो मध्याह्न भोजन योजना, इसके बारे में हम लोग को कितना पढ़ना है ये हम लोग जल्दी से देखते हैं। मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना डेटा, जितने आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सब सही हैं, और साथ ही जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है और पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपको कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त होगा यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो। इसलिए इसी को आप पूरा तैयार करने की कोशिश करिए। MDM के बारे में हमें जो पढ़ना है वही सबसे पहले हमें ग्राफ बनाते हैं कि MDM क्या है, ठीक है। दूसरा, MDM प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, इसकी थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री है वो हम लोग को देखना है, ठीक। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि MDM
यहीं पे मंत्रालय पढ़ लीजिएगा कि मंत्रालय किस मंत्रालय की योजना है। साथ में हम लोग को पढ़ना है कि एमडीएम का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये शुरू की गई, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भारत में जो एमडीएम का संचालन किया जा रहा है, ठीक है, उसके जो विभिन्न मानक वर्तमान में बनाए गए हैं, नॉर्म्स जो है मानक क्या हैं, ठीक है, एमडीएम के उद्देश्य देखेंगे, मानक देख लेंगे, फिर इसके महत्व और लाभ की चर्चा हम लोग करेंगे कि एमडीएम का लाभ क्या है, इसका योगदान क्या है, पूरक पोषण के उपलब्धता में इसका कहाँ तक योगदान है, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एमडीएम पूरा हो जाएगा नॉर्म और मानक के साथ। एक इसी पे हम लोग अभी 2012 से 17 की योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में एमडीएम के कुछ नए मानक लाए गए, नई चीज़ें लाएंगे, उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतने में आपका एमडीएम पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो इसका हिस्ट्री है वो मैं आपको बोल के कह दूंगा, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखते जाएंगे। ठीक है, एमडीएम अर्थात मिड डे मील योजना। ठीक है, मिड डे मील योजना, मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन योजना। यह योजना केंद्र सरकार की प्रवर्तित, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है ना, वह महत्वाकांक्षी योजना है जिसका संचालन मुख्य रूप से, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी है, तो आप कहेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। ठीक है, यह योजना का संबंध किससे है, इस योजना का जो संबंध है वो है किससे, बच्चों से। किस आयु वर्ग के बच्चों से, चाइल्ड से है। किस प्रकार के चाइल्ड से, स्कूली बच्चों से है। ठीक है, स्कूली बच्चे। तो इस स्कूली बच्चे जब हम कहते हैं तो इस स्कूल में, स्कूल के साथ साथ स्कूल, मदरसा वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब रही बात इसमें कौन से आयु वर्ग के बच्चे हैं या किस क्लास के बच्चे हैं, तो देखिए अभी हम लोगों ने आईसीडीएस में देखा कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की केयर की जाती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। तो इसका जो संबंध है किसका, मिड डे मील का, तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ये योजना है। ठीक है ना, ये इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा, कक्षा की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तो 1ली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी के लिए और दूसरा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 1ली से प्राइमरी तक के बच्चों, 5वीं तक के बच्चों को प्राइमरी कहेंगे और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मिडिल कहेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, ये योजना है किस लिए, मतलब चलाई गई योजना है तो किस लिए चलाई गई है, तो निश्चित रूप से यह योजना मेन्यू आधारित भोजन का मतलब पोषक तत्व उपलब्ध कराने की योजना है। वर्तमान में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां संभव नहीं है वहां राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, कच्चा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, और भोजन उपलब्ध कराने की एक विधिवत सारणी है कि किस दिन क्या बनेगा। तो कुल मिलाकर के मिड डे मील योजना जो है, तो भोजन के माध्यम से, पोषण के माध्यम स्कूल के माध्यम से बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने की योजना है। कौन से बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, कब प्रारंभ हुई योजना, यह योजना जो है प्रारंभ के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हम लोग पाएंगे कि इस योजना का जो विधिवत संचालन किया गया है वो 15 अगस्त 1995 से किया गया है। 15 अगस्त 1995 से किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन इसके पहले भी मध्याह्न भोजन योजना के जैसी कुछ योजनाएं भारत में थी, उनका एक संक्षिप्त इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 15 अगस्त 1995 तक पहुँचने के पहले भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता के पहले, सबसे पहले का मतलब स्वतंत्रता के पहले, ठीक है ना, भी एमडीएम जैसी एक योजना 1925 में ब्रिटिश
शासित क्षेत्र मद्रास में चलाई गई थी। तो 1925 स्वतंत्रता के पहले भारत में, ब्रिटिश रूल्ड भारत में मद्रास के अंतर्गत इसी के जैसी कोई योजना चलाई गई थी, जिसमें स्कूल में बच्चों को भोजन दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो देखने को मिलता है आज़ादी के बाद, तो वो 1930 का मिलता है। 1930 फ्रांस शासित क्षेत्र पुडुचेरी में, जो कि आज यूटीआई है, तो वहाँ 1930 में स्कूलों में एमडीएम संचालित किया गया। ठीक है। तो एक 1925 मद्रास या चेन्नई कह लीजिए ब्रिटिश द्वारा, दूसरा 1930 आपका पुडुचेरी फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाया गया। ठीक है। आज़ादी के बाद देखें तो 15 अगस्त 1995 ही वह डेट नहीं है जब आज़ादी के बाद मध्याह्न भोजन चलाया गया। इसके पहले, सबसे पहले 1963 में इस योजना का संचालन तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया। तमिलनाडु रोल मॉडल है मध्याह्न भोजन का। सबसे पहले यहाँ योजना चलती है चेन्नई के स्कूलों में चलाया जाता है। उस समय इसको तमिलनाडु के जो सीएम थे के कामराज सीएम थे। के कामराज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, इनके द्वारा ये मॉडल लाया गया था। ठीक है। तो के कामराज द्वारा इस योजना का संचालन यहाँ किया गया। इसके बाद 1 जुलाई 1982 को तमिलनाडु में ही इस योजना को थोड़ा अपग्रेड किया गया। मध्याह्न भोजन, जो कि केवल पोषण नहीं बल्कि भोजन के लिए योजना थी, इसको यहाँ के सीएम एमजी रामचंद्रन ने इसको अपग्रेड करके न्यूट्रिशन पर जोर दिया और इस योजना को न्यूट्रिशनल फूड स्कीम नाम दिया। ठीक। तो न्यूट्रिशनल फूड स्कीम के नाम से इस योजना का संचालन पहली बार 1982 में एमजी रामचंद्रन के द्वारा तमिलनाडु में किया गया। तो तमिलनाडु पहला स्टेट भी है जिसने योजना चलाई, पहला स्टेट भी है जिसने इसको न्यूट्रिशन बेस किया। ये हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है। भोजन नहीं, भोजन के साथ न्यूट्रिशन की पूर्ति होनी चाहिए। अमर्त्य सेन भी ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल आधारित भोजन होना चाहिए। इस आधार पर बच्चों को पोषण मतलब उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, इस आधार पर चलाया गया, जैसा कि आज चलाया जा रहा है। ठीक है। तो ये योजना थी। फिर इसके बाद 1984 का ईयर महत्वपूर्ण है। 1984 में गुजरात सरकार द्वारा एमडीएम का संचालन किया गया, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद यहाँ बंद भी हो गई, फिर से शुरू हुआ और अभी चल रहा है। ठीक है। 1984 में ही केरला सरकार ने भी एमडीएम चलाया। 1990-91 के दौर में 12 राज्यों में एमडीएम के लिए केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग की गई, लेकिन सिर्फ 12 राज्यों में की गई और इन 12 राज्यों में एमपी भी शामिल था। तो एमपी में पहली बार एमडीएम 1991 में आया। ठीक है। इसमें वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे कुछ राज्य भी थे जिन्होंने विदेशी पैसे की सहायता से, कहीं यूनिसेफ, कहीं वर्ल्ड हेल्थ WHO के पैसे से या विदेशी पैसे के माध्यम से भी इस योजना का संचालन कर रहे थे। ठीक है। 1997 में कर्नाटक में एक प्राइवेट सोसाइटी के द्वारा इस योजना का संचालन किया गया। कर्नाटक में प्राइवेट सोसाइटी के माध्यम से संचालन किया गया। ठीक है। और इस प्राइवेट सोसाइटी ने फूड बैंक चलाया, फूड बैंक नाम की योजना चलाई, जिसमें भोजन जो है वो एकत्रित करके गरीबों को, जिनके पास भोजन नहीं होता था, उनको बांटा जाता था। इस फूड बैंक योजना को बाद में कर्नाटक सरकार ने राज्य की योजना बना दिया। तो 1997 तक ये दौर था। फिर हम लोग आते हैं 15 अगस्त 1995 को। तो 15 अगस्त 1995 को जो मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए चलाई गई, उसका नाम रखा गया
NSPE, ठीक है ना, NPNSPE नाम से मध्याह्न भोजन नाम की योजना चलाई गई, लेकिन नाम मध्याह्न भोजन अभी नहीं था, अभी NPNSPE था, NP नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा को पोषण का सपोर्ट देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, मतलब पोषण प्राइमरी शिक्षा में पोषण के सपोर्ट हेतु, मतलब समर्थन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम नाम की योजना 15 अगस्त 1995 को लॉन्च हुई। क्लियर? इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था, NPNSP का जो लक्ष्य था वो ये था कि प्राइमरी शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाना है। प्रभावशीलता क्यों लाई गई ये योजना? इसलिए लाई गई कि जो बच्चे होते थे, 10 बजे से स्कूल चलता था 5 बजे तक, बच्चे सुबह गांव में, या मुख्य रूप से गांव की बात करूंगा, खाना 12 बजे खाने की आदत है। लगभग सुबह जो नाश्ता बनता है वो बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं, या तो कहीं बनता भी नहीं। 12 बजे से 5 बजे तक बच्चे बिना खाए जाते थे, जहाँ बच्चों को नींद आती थी, भूख की समस्या रहती थी, तो इन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता था, इनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता था। तो ध्यान एकाग्र कराने के लिए बच्चों की शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए स्कूल में उपस्थित रहें, इसके लिए पहली बार NPNSPE नाम की योजना 15 अगस्त 1995 को चलाई गई। ठीक है, इसको प्रारंभ में 2408 ब्लॉक में, देश के 2408 ब्लॉक में 5वीं क्लास तक, 5 स्टैंडर्ड तक चलाया गया। इसके बाद जो है तो इस योजना का विस्तार किया गया और अभी वर्तमान में ये 8वीं क्लास तक है, और कुछ सरकारी स्कूल के साथ साथ ये प्राइवेट स्कूल में भी इसका संचालन किया जा रहा है। 97-98 में इसे पूरे देश में, देश के सभी ब्लॉक में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो शुरू में ये 2408 ब्लॉकों में थी और बाद में ये पूरे देश के हर ब्लॉक में लागू कर दी गई। अब क्या है, शुरू में इसमें बच्चों को 300 कैलोरी की कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऊर्जा देने की व्यवस्था थी, और 12 ग्राम प्रोटीन देने की व्यवस्था थी। ठीक है, 2007 में प्राइमरी से इसको मिडिल में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, तो 2007 से मध्याह्न भोजन मिडिल क्लासेस में भी दी जा रही है। ठीक है, और इसी समय 2007 में ही इसका नाम NPNSP से चेंज करते हुए क्या रखा गया, प्राइमरी नाम रखा गया, प्राइमरी एजुकेशन टू नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, अर्थात प्राइमरी एजुकेशन टू नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। इसका मतलब प्राइमरी शिक्षा के साथ, ठीक है, के साथ स्कूल में मध्याह्न भोजन प्रदान करने की क्या नेशनल योजना या राष्ट्रीय प्रोग्राम। ठीक है, तो संक्षिप्त में इसको मिड डे मील के नाम से तभी से जाना जाने लगा। जानते पहले से थे, लेकिन इसका नाम अथॉरिटी के तौर पर 2007 में रखा गया। ठीक है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट का इसके संबंधित बहुत कुछ निर्णय भी आया था, जिसमें बहुत सारी सुधार की गई थी। सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 21 के आधार पर कुछ डिसीजन दिया, जिसमें यह जरूरी था कि बच्चों को कैलोरी आधारित या
पोषण आधारित भोजन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, और ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ऐसी बातें कुछ हुई। तो इसी समय जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो फंडामेंटल राइट्स टू फूड जो निकल कर आया, तो उसमें ये कहा गया कि जो बेसिक एलिमेंट है जो इसमें प्रदान किया जाना है वो 300 कैलोरी ऊर्जा अर्थात कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य रूप से अनाज देते हैं, मोटा अनाज नहीं, चावल या गेहूं दिया जाता है, ठीक है। 12 ग्राम की प्रोटीन इनको चाहिए, ठीक है, जो अनिवार्यतः 200 दिन तक हो, और उन क्षेत्रों में जहां सूखा की स्थिति है वहां साल भर भी दिया जाए, मतलब 365 दिन दिया जाए, ठीक है। 20 अप्रैल 2004 से पूरे भारत में ये व्यवस्था लागू है। एक और चीज़, मतलब इस प्रकार से कैलोरी आधारित एक और चीज़ कि 2004 से ही सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय लिया था कि स्वच्छ भोजन, सिक्योर भोजन, सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए स्कूल के साथ लगा हुआ किचन सेट का निर्माण भी कराया जाए, ठीक है। तो किचन सेट के निर्माण की भी जो योजना आई वो 2004 से आई, ठीक है। और इसके बाद जो है तो स्वच्छ भोजन इसी उपलब्ध कराने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सहायता समूहों का भी सहारा लिया जाने लगा, ठीक है। तो ये था। इसी के साथ 2013-14 में कुछ इसके नॉर्म या मानक तैयार किए गए, वो मानक आज भी दिया जा रहा है। उस मानक को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मानक क्या है कि कैलोरी जो है तो प्राइमरी और 2013-14 में फिर से एक बार चेंज करते हुए एक मानक तैयार किया गया। उसमें ये था कि जो प्राइमरी स्कूल है उनके जो बच्चे, उनको मिनिमम 450 ग्राम और 450 ग्राम कैलोरी मिले, और जो मिडिल के बच्चे उनको 750 ग्राम। इसी प्रकार से हर बच्चे को जो राइस दिया जाना है ये बताया गया कि यहाँ 100 ग्राम और मिडिल में 150 ग्राम राइस मिले, ठीक है। दाल उनको देनी है 20 ग्राम और इनको देनी है 30 ग्राम। सब्जी इसी प्रकार से देना है इनको कितना, 50 ग्राम, इनको 75 ग्राम। ये कुछ मानक है जो आज भी लागू हैं। तेल इनको देना है कितना, 5 ग्राम और इनको 7.5 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो कैलोरी की व्यवस्था है, राइस की, दाल की, सब्जी की और तेल की व्यवस्था है। और इसके अलावा आंगनवाड़ी के माध्यम से इनको विटामिन ए की गोली और आयरन की गोली, विटामिन डी की गोली, जहाँ जैसी आवश्यकता हो वो डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, ठीक है। आज वर्तमान में मध्याह्न भोजन के तहत इन सबके पके हुए भोजन को बनाने के लिए रसोइया की व्यवस्था की गई है, रसोइया सहायक की व्यवस्था की गई है, और इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए स्व सहायता समूहों को जो पैसा है वो पैसा प्रोवाइड किया जाता है, और वो पैसा प्राइमरी स्कूलों के लिए टोटल जो पैसा मिलता है चावल और गेहूं के अलावा वो 4.41 पैसा वर्तमान में मिल रहा है, और मिडिल स्कूलों के लिए 6.71 पैसे मिल रहे हैं पर डे के हिसाब से, प्रति बच्चे के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लागू की गई 2013-14 में। तो एमडीएम का जो एक ब्रीफ हिस्ट्री था वो ये था, ठीक है, जो 2013-14 तक, हालांकि मैंने आपको बता दिया। कुछ और चीज़ें हैं 2013-14 में के साथ साथ जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई उसमें ये कहा गया कि SC/ST माइनॉरिटी वाले क्षेत्रों में निजी स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन चलाया जाए, ठीक है। प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन दिया जाए। खाने की लागत को संशोधित किया गया इसी साल 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक हिस्ट्री के रूप में हमने देखा, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना था वो ये है कि एमडीएम किस उद्देश्य से लाया गया, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कि एमडीएम का उद्देश्य क्या था, गोल, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके एम क्या, किस उद्देश्य के साथ लाया गया, ठीक है। तो यह मुख्यतः भूख और शिक्षा का समन्वय करने के लिए लाया गया। किसका समन्वय? भूख और शिक्षा का समन्वय, मतलब हंगर प्लस एजुकेशन को जोड़ने के लिए लाया गया। बच्चे भूखे रहते थे तो शिक्षा नहीं ले पाते थे, तो शिक्षा अच्छी हो इसके लिए भूख को समाप्त करना जरूरी था,
तो सरकार ने सोचा कि भूख को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोपहर के 12-1 बजे उनको भोजन दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, कुपोषण का नियंत्रण होगा इससे। तो कुपोषण नियंत्रण के लिए प्रभाव भी है, आप इसको प्रभाव में भी लिख सकेंगे, कुपोषण को दूर करने के लिए। तीसरा क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका पोषण स्तर सुधारने के लिए, उनका मानसिक विकास करने के लिए, उनका शारीरिक विकास करने के लिए। चौथा ये किस लिए लाया गया, बच्चों की उपस्थिति, अटेंडेंस अच्छी हो, ठीक है ना, ड्रॉप आउट्स कम हो। ड्रॉप आउट्स का मतलब स्कूल में आने के बाद बच्चा बीच में छोड़ के चला ना जाए, पूरी क्लासेस अटेंड करे तो अटेंडेंस अच्छी हो, ड्रॉप आउट अच्छा हो, सॉरी ड्रॉप आउट कम हो, इसके लिए लाया गया। ठीक है, और सूखा क्षेत्र में जहाँ ग्रीष्म काल में अवकाश हो जाता है वहाँ भी भोजन की व्यवस्था बच्चों को किया जा सके, पोषण दिया जा सके, उसके लिए भी ये योजना लाई गई। तो योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इसके जो रूट में था वो हंगर के साथ साथ मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देना था, भूख को समाप्त करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, पोषण स्तर को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई। इतने आदर्श स्थितियों के साथ ये संचालित हो रही है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा। ठीक है ना, भले ही बहुत सारे भ्रष्टाचार का शिकार हो लेकिन अच्छा प्रभाव भी इसका पड़ा है। ठीक है, तो ये था आपका एमडीएम का जो उद्देश्य था। अगला पॉइंट है इसके जो लाभ या महत्व हैं उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए एमडीएम के कारण क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, फूड सिक्योरिटी बढ़ती है, मतलब खाद्य सुरक्षा बढ़ता है, मतलब जो बच्चे भोजन नहीं ग्रहण कर पाते थे, गरीबों के बच्चे, उन तक भोजन पहुंच पा रहा है मध्याह्न भोजन के माध्यम से, पूरा पोषण पहुंच पा रहा है ना, पूरा पोषण पहुंच पा रहा है। और क्या पहुंच पा रहा है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी देखभाल हो जा रही है, मतलब एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को भी जोड़ दिया गया है न्यूट्रिशन के साथ। इसके साथ साथ बच्चे का न केवल फिजिकल विकास हो रहा है बल्कि क्या मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और मेंटल ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ निकल कर आया, जो अपेक्षित था और प्रत्यक्ष नहीं है, वो क्या है कि बहुत सारे समतावादी मूल्य इससे विकसित हुए हैं। इस योजना के तहत ये लक्ष्य है कि प्राथमिकता जो है भोजन बनाने में, रसोइयों में, जाति में दलितों को चुना जाएगा, दलितों को, SC ST वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे भारत में छुआछूत एक बड़ी समस्या रही है, दलितों का बनाया भोजन क्या, दलितों का छुआ भोजन लोग खाते नहीं हैं। तो एक बड़ी समस्या को निवारने की कोशिश की गई कि सरकारी स्कूलों में प्रायोरिटी दी जाएगी दलितों SC ST को भोजन बनाने के लिए, जिससे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो छुआछूत की भावना है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसीलिए ये प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो एक समतावादी मूल हो गया। इससे क्या हुआ, बच्चे एक साथ बैठ के भोजन करेंगे, यहाँ ब्राह्मण का बच्चा, यहाँ क्षत्रिय का बच्चा, यहाँ वैश्य का बच्चा, यहाँ शूद्र का बच्चा, फिर यहाँ ब्राह्मण का बच्चा, ये इस प्रकार से भेदभाव तो होगा नहीं स्कूल में। जनरली व्यवहारिक तरीके से हो सकता है पहले, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ जाति पाति या छुआछूत वाला जो भेद है, इसी प्रकार धर्म का जो भेद है वो क्या होगा, एमडीएम के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो स्कूल में क्या विकसित हो रहा है, स्कूल में समतावादी मूल्य विकसित हो रहे हैं, स्कूल में परस्पर भाईचारा विकसित हो रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो जाति, धर्म, इन चीज़ों को एमडीएम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो एमडीएम के माध्यम से ये सारी चीज़ें दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ बच्चे का जो लैंगिक मतभेद होता है, जो लैंगिक गैप होता है, जेंडर गैप होता है, या लैंगिक अंतराल जो होता है वो भी कम होगा। बालक बालिका एक साथ भोजन करेंगे, जिसके साथ सहभागिता को, एजुकेशन को विकास मिलेगा। आगे चल करके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो लिंग को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है इसके माध्यम से, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। ठीक, महिलाओं को सशक्त करने का क्या मतलब है, महिलाओं को ही रसोइयों के रूप में रखा जा रहा है, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो एक बात ये भी निकल कर आती है कि बेरोजगारी को कम किया जा रहा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको भी एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो एमडीएम के जो ये समतावादी मूल्य वाली बात थी, ये कहीं ज़्यादा प्रखर है, कहीं ज़्यादा इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक साथ ये योजना कई जगह कई स्थितियों के लिए कारगर साबित हो रही है। इस प्रकार एमडीएम जो है, मध्याह्न मिड डे मील योजना जो है,
वो ना केवल ना केवल एजुकेशन को बढ़ावा देती बल्कि हेल्थ को भी बढ़ावा दे रही, न्यूट्रिशन को भी बढ़ावा दे रही है ना, वैल्यूज को भी बढ़ावा दे रही है, रोजगार भी दे रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी कर रही है, दलितों का सशक्तिकरण कर रही है। तो एक प्रकार से यह बड़ी ही महत्वाकांक्षा योजना सरकार द्वारा चलाई गई। ठीक है, तो एमडीएम के बारे में ये बातें ध्यान रखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जनरली ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम समतावादी मूल्यों के प्रसार के लिए भी उपयोगी रही, स्पष्ट कीजिए। या ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना न केवल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है बल्कि यह स्वास्थ्य पोषण के साथ साथ सामाजिक विकास को भी कवर कर रही है, इस आयाम को आप स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, ये दो बातें थी जो हमने केंद्र सरकार की दो बड़ी योजनाओं पर डिस्कशन किया है। इसके अलावा जो आपको पढ़ लेना है वो क्या है, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष को आपको कवर करना है, केंद्र सरकार की योजना है ना, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में क्या है, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की एक योजना है ना, टीकाकरण की योजना है जिसके माध्यम से इसको संपूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें 7 टीके है ना, 7 टीके लगाए जाएंगे। 25 दिसंबर शुरू हुई, 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई योजना है। टीके के माध्यम से क्या होगा, टीके के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा होगा और वो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कुपोषण को दूर करेगा, कुपोषण से बचाएगा। तो एक मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ लेना है आपको। इसी प्रकार हमने आपको सबला योजना बताई, तो सबला योजना के बारे में पढ़ लेना है। NRHM के बारे में डिटेल से आप पढ़िए। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। NUHM के बारे में मिल जाएगा, इनके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा सबला योजना, तो सबला योजना जो है, तो जैसा कि हमने कहा कि सबला योजना किशोरियों के लिए चलाई गई योजना है, किशोरियों के लिए चलाई गई केंद्र सरकार के द्वारा योजना है, जिसमें जिसका संचालन जो है तो प्रारंभ में 2010 में किया गया था। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे पूरक पोषण दिया जाता है और उनके उचित स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमने शुरू में चर्चा किया था, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो 1 से 7 सितंबर के बीच चलाया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा। इसी प्रकार से वजन दिवस जो है तो 10 से 15 दिसंबर के बीच आंगनबाड़ी द्वारा चलाया जाता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन किया जाता है ना। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु केंद्र योजना चलाई गई 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये थी केंद्र सरकार की योजनाएं जिनका आपने विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, अब हम लोग कुछ राज्य सरकार की योजनाएं देखते हैं और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजनाएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पूरक पोषण उपलब्ध कराने के लिए भी, मतलब केंद्र सरकार की जो योजना है वो एमपी में तो चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रयास किया है, उन योजनाओं को हमें देखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जो चलाई गई योजना है उनका एक माइंड मैप मैं बना रहा हूं, इसको आप देखेंगे। ठीक है, एक योजना चली यहाँ 2014 में, प्रोजेक्ट शक्तिमान। तो प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। दूसरा बाल संजीवनी अभियान, बाल संजीवनी अभियान। ठीक है, तीसरा है प्रोजेक्ट मुस्कान। चौथा है मंगल दिवस योजना। मंगल दिवस योजना आंगनबाड़ी में ही संचालित किया जाता है, 2007-8 से चलाया जा रहा है। ठीक है ना, 2007-8 से। और चौथा है, पांचवा है क्या, पोषण आहार दिवस, ये भी यहीं से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, 21 अगस्त 2016 से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है प्रोजेक्ट शक्तिमान,
दो बातें, कुछ बातें मैं आपको इससे रिलेटेड बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट शक्तिमान क्या है? प्रोजेक्ट शक्तिमान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई वह योजना है जिसमें अल्प वजन वाले बच्चों को स्वस्थ आहार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शक्तिमान के तहत अल्प वजन वाले बच्चों को, कौन से बच्चों को? जिन बच्चों का वजन कम है और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनको पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना मुख्यतः मध्य प्रदेश के 19 जिलों में चलाई गई है और 19 जिलों में ज़्यादातर इसका जो प्रचलन है वो शहरिया जनजाति के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। बाल संजीवनी योजना क्या है? बाल संजीवनी योजना 2001 से चलाई गई। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट शक्तिमान 2014 से वहाँ लिखा ही है। तो बाल संजीवनी योजना के तहत कुपोषण मुक्त बनाने के लिए बच्चों को पूरक पोषण आहार देने की स्पेशल योजना है। ठीक है ना, इसी प्रकार से प्रोजेक्ट मुस्कान महिलाओं की स्वास्थ्य समृद्धि के लिए है, महिलाओं की स्वास्थ्य समृद्धि के लिए है। मंगल दिवस योजना जो है तो 7-8 में शुरू की गई, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही है। ठीक है, इस मंगल दिवस के अंतर्गत ही गोद भराई, अन्नप्राशन, है ना, जन्मदिन कार्यक्रम, बर्थडे, किशोरी बालिका दिवस टाइप के जो बहुत सारे दिवस होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं, उनको मनाया जाता है और उसमें विशेष पोषण की व्यवस्था की जाती है। ठीक, पोषण आहार दिवस भी इसी प्रकार का एक दिवस है। पोषण आहार दिवस में भी यही चीज़ उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, पोषण सप्ताह दिवस टाइप का। तो कुल मिलाकर के ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई पूरक पोषण उपलब्ध कराने की विशेष योजनाएं हैं। अब देखिए, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा हो गया एमपी का। जब आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही पूरक पोषण उपलब्धता के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी नीतियों का परिचय दीजिए या विवरण दीजिए। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से जो हम लोगों ने पढ़ा है सरकारी कार्यक्रम या नीतियाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। क्या? पूरक पोषण, प्रश्न बता रहा हूँ, पूरक पोषण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण दीजिए। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अब इसको आप चाहे 6 नंबर या 5 नंबर में लिखें, चाहे 15 नंबर या 11 नंबर में लिखें। ठीक है, पूरा डिटेल से आप लिख सकते हैं। इसी प्रश्न को यहाँ पे सरकार की जगह पर कभी केंद्र सरकार कह देगा, कभी मध्य प्रदेश सरकार कह देगा। 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। या तो क्या हो सकता है, आपसे ऐसे टिप्पणी लिखने के लिए दे दिया प्रोजेक्ट मुस्कान, या आपसे कह दिया क्या, सबला योजना, तो इन पे टिप्पणी लिखिएगा। अंत में ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिएगा। और प्रश्न क्या हो सकते हैं? बड़े प्रश्न, एमडीएम के महत्व या एमडीएम भारत सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षा योजना एमडीएम की कुपोषण दूर करने में भूमिका बताइए। या ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिया कि मध्याह्न भोजन योजना न केवल कुपोषण दूर करने और शिक्षा से संबंधित योजना है, बल्कि यह समतावादी मूल्यों को बढ़ाने वाली योजना है। स्पष्ट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। ऐसे ही आपसे आईसीडीएस के बारे में पूछ लिया तो आप एक बड़ा दायरा है लिख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज का ये टॉपिक पूरा होता है। हम लोगों ने देखा कि सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से कुपोषण को दूर करने के लिए बनाई गई नीतियाँ, इसके पहले वाले वीडियो में कुपोषण का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ये दोनों वीडियो एक साथ यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका कुपोषण का टॉपिक एमपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए या बाकी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। साथ में वनडे एग्जाम के लिए बहुत सारे इसमें जो फैक्ट निकल कर आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कई बार पूछ लेता है कि मध्याह्न भोजन योजना का संचालन कब से किया गया, तो ये आपको जानकारी में आ जाएगा। ठीक है ना, कब से प्राइमरी के साथ साथ उसमें क्या नाम है आपका मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना
संचालित की गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में हम लोग जन्म मृत्यु समंक, जो हमारे सिलेबस का, इसी सिलेबस का पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट का, मतलब पार्ट बी का 4.4 नंबर टॉपिक है, उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक होगा हमारा क्या, जन्म मृत्यु समंक। तो इंतज़ार करिए, जब तक इन वीडियो को देखिए और इनको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और यदि हमारा यह लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, जिसमें हम लोग जन्म मृत्यु समंक या वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है उसके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।